Hello dear students, once again I am Dr. Abdul Wajid, your chemistry teacher. Will continue the third lecture of periodic property. इसके पहले अपने पीरियडिक प्रॉपर्टीज़ पर 2 लेक्चर लिख चुके, जिसके अंदर अपने पीरियडिक प्रॉपर्टीज से रिलेटेड कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन पढ़ा था टॉपिक में। ठीक है, कुछ मेन कंसेप्ट पढ़े थे। आज कंटिन्यू करते हैं लेक्चर को। तो ये आपके सामने पीरियडिक टेबल दिखाई दे रहा है। इसके अंदर टोटल 18 कॉलम है और 7 रोज़ है। ठीक है, नीचे 2 लेंथेनाइड और एक्टिनाइड सीरीज़ है। इनके बारे में भी अपन ने लास्ट लेक्चर में पढ़े थे कि कैसा पीरियडिक टेबल को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बेस पर 4 भागों में डिवाइड करते, SPDF। आई होप सबको और लेक्चर अच्छी तरह से पता होंगे, और जो बच्चों ने वो लेक्चर को नहीं देखा है तो सबसे पहले वो लेक्चर को देखें और बाद में ये लेक्चर को कंटिन्यू करें। ये बात याद रखना कि जैसे ही अपना यूनिट होगा और इस टाइप का पैटर्न अगर अपना चलते रहा ऑनलाइन का, तो अपना यूनिट होने के बाद उस पर यूनिट टेस्ट रहेगा, एंड दैट टेस्ट मार्क विल बी वेरी इंपॉर्टेंट। वो आपके रिकॉर्ड में नोट किए जाएंगे। ठीक है ना, तो बी सीरियस, ये आप लोगों की क्लास स्टडी की तरह है। सो एक एक लेक्चर को पंक्चुअली डेट वाइज नोट करते जाओ और इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट करो और अच्छी तरह से समझो। अगर कोई बात उसमें समझ में नहीं आती है तो आप मुझे कॉल या व्हाट्सअप कर सकते हैं। ओके, सो ये पीरियडिक टेबल है, 18 कॉलम है, 7 रोज़ है, और नीचे के 2 लेंथेनाइड एक्टिनाइड सीरीज़ है। लेफ्ट हैंड साइड के अंदर मैक्सिमम ज़्यादातर मेटल रखे हुए हैं, राइट हैंड साइड के अंदर तो सब खिचड़ी पकी हुई है पूरी। उसके अंदर मेटल है, नॉन मेटल है, इनर्ट गैसेस है, सिंपल गैसेस है, और बीच में मतलब जो आपको दिखाई दे रहा है ये वाला स्कैंडियम से दिखाई दे रहा है, स्कैंडियम, टिटेनियम, वैनेडियम, ये सब के सब डी ब्लॉक एलिमेंट है। ठीक है ना, जो थोड़े ब्लू कलर में दिखाई दे रहा है। ये डी ब्लॉक की भी टोटल आपको 4 सीरीज़ दिखाई दे रही है, लेकिन इसमें से लास्ट के जो 2 रो के अंदर आने वाले हैं, मतलब 6th और 7th रो के अंदर वो आने वाले हैं लेंथेनाइड और एक्टिनाइड सीरीज़। ठीक है, सो दिस वाज द सम बेसिक इंट्रोडक्शन रिलेटेड टू द पीरियडिक टेबल। एक और बात इंट्रोडक्शन में मैंने तुमको ये भी बताया था कि हीलियम जो रहता है ना, हीलियम लिखते हैं अपन पी ब्लॉक के अंदर, बट एक्चुअली इट इज़ नॉट द पी ब्लॉक एलिमेंट, इट इज़ एस ब्लॉक एलिमेंट, बिकॉज हीलियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रहती है 1s2। ओके, चलते हैं नेक्स्ट। आज के लेक्चर में इंपॉर्टेंट कंसेप्ट शुरू करने से पहले फिर कुछ बेसिक डेफिनेशन जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो बार बार आपको काम में आते हैं, और आप बहुत सारी बुक्स जब पढ़ेंगे या अपनी टेक्स्ट बुक भी जब पढ़ेंगे, बराबर है, मैंने आपको पहले लेक्चर में बताया था क्या पढ़ना है आपको, तो उसके अंदर आपको कुछ बेसिक टर्म मिलेंगे। तो उसके अंदर का एक बेसिक टर्म है डेट इज कॉल्ड एज इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। सबसे पहले तो ये देखते हैं कि व्हाट डू मीन बाय न्यूक्लियर चार्ज। न्यूक्लियर चार्ज मतलब क्या? द नंबर ऑफ प्रोटॉन इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। ठीक है ना, कि एक एटम के अंदर टोटल कितने प्रोटॉन है, उसके कारण उसका न्यूक्लियर चार्ज बनता है। न्यूक्लियर मतलब क्या? कुछ तो भी पॉजिटिव चार्ज से रिलेटेड कंसेप्ट है। नंबर ऑफ प्रोटॉन इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम मतलब इन शॉर्ट नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने रहते हैं उसके हिसाब से उसका न्यूक्लियर चार्ज रहता है। ज़्यादा प्रोटॉन रहेंगे तो ज़्यादा न्यूक्लियर चार्ज रहता है। ठीक है, अब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की डेफिनेशन क्या है? इट इज़ द नेट पॉजिटिव चार्ज एक्सपीरियंसेस बाय वैलेंस इलेक्ट्रॉन। आप बोलेंगे सर नहीं समझा डेफिनेशन क्या है, तो फिर से समझा के देता हूँ कि नेट पॉजिटिव चार्ज एक्सपीरियंस बाय वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक है ना, वैलेंस के अंदर इलेक्ट्रॉन रहते हैं, सबको पता है, वैलेंस शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन। वो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के पॉजिटिव चार्ज को कितना एक्सपीरियंस करते हैं, कम एक्सपीरियंस करते हैं कि ज़्यादा एक्सपीरियंस करते हैं, डेट इज कॉल्ड एज इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। आई होप यू आर गेटिंग द डेफिनेशन व्हाट डू मीन बाय इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। और सब लोग डेफिनेशन याद भी करेंगे, एग्जाम में आती भी है। ठीक है ना, इट इज़ द नेट पॉजिटिव चार्ज मीन्स टोटल पॉजिटिव चार्ज एक्सपीरियन्स बाय वॅलेन्स इलेक्ट्रॉन इन एन ॲटम, की शेवटच्या शेलमध्ये टोटल किती इलेक्ट्रॉन आहे आणि ते इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियसला किती एक्सपीरियंस करता। डेफिनेटली अगर न्यूक्लियस और वैलेंस इलेक्ट्रॉन नज़दीक रहे तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के पॉजिटिव चार्ज को ज़्यादा एक्सपीरियंस करेंगे। फॉर एग्जांपल सपोज अपने नज़दीक में कोई पर्सन खड़ा है और वो ज़ोर से चिल्ला रहा है, अगर वो अपने नज़दीक खड़ा है तो अपन उसकी साउंड की इंटेंसिटी को ज़्यादा एक्सपीरियंस करेंगे, और अगर वो पर्सन बहुत दूर खड़ा है तो अपन उसकी साउंड की इंटेंसिटी को इतना ज़्यादा फील नहीं करेंगे, कम फील करेंगे। सेम रहता है कि अगर नंबर ऑफ़ शेल ज़्यादा रहे तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस को कम फील करेंगे, नंबर ऑफ शेल कम रहे तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस को ज़्यादा एक्सपीरियंस करेंगे, मींस न्यूक्लियस के पॉजिटिव चार्ज को ज़्यादा एक्सपीरियंस करेंगे। इसको Z इफेक्टिव से इंडिकेट करते हैं। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इज इंडिकेटेड बाय Z इफेक्टिव। अब डेफिनेटली जैसे जैसे अपन लेफ्ट टू राइट प्रोसीड करते हैं तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो ऐड होते जाते हैं, लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि नंबर ऑफ शेल रिमेन्स कांस्टेंट। अपन क्या करें
केवल ओनली नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ाते जा रहे हैं, नंबर ऑफ शेल तो जैसे कि वैसे लेफ्ट टू राइट में प्रोसीड कर रहे, तो टॉप टू बॉटम के अंदर दोनों काम एक साथ होते हैं। टॉप टू बॉटम के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी ऐड होते हैं और नंबर ऑफ शेल भी बढ़ते हैं, दोनों काम। अब चलो लेफ्ट टू राइट की बात करते हैं अपन कि लेफ्ट टू राइट के अंदर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज में क्या ट्रेंड देखने को मिलता। तो लेफ्ट टू राइट में ओनली इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहे। अब डेफिनेटली इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे तो साइमल्टेनियसली उतने ही क्या बढ़ते हैं, प्रोटॉन भी बढ़ते हैं। क्या बढ़ते हैं, उतने प्रोटॉन भी रहते हैं, क्योंकि एक एटम कैसे रहता है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल रहता है, मतलब उसके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन कैसे रहता है, डेट रिमेन्स कांस्टेंट as you read in the basic classes कि that number of electron and number of proton are constant and atom is supposed to be electrically neutral, बराबर। सो जैसे जैसे अपन लेफ्ट टू राइट प्रोसीड करते हैं तो वो सिचुएशन में क्या होता है, साइज छोटी होती है। साइज छोटी होती है मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस नज़दीक नज़दीक होते हैं। सो वैलेंस इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के पॉजिटिव चार्ज को ज़्यादा एक्सपीरियंस करेंगे। नोट डाउन in your copy, valence electron experiences more positive charge from nucleus. That's why as we proceed from left to right, then effective nuclear charge increases. याद रहेंगे सबको बात, as we proceed from left to right, then effective nuclear charge increases. लेकिन जैसा जैसा अपन टॉप टू बॉटम चलते हैं तो शेल और इलेक्ट्रॉन दोनों भी ऐड होते हैं, बराबर है कि नहीं, शेल और इलेक्ट्रॉन दोनों भी ऐड होते हैं। अब एक बात तो यह है कि जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन ऐड हो रही है वैसा वैसा प्रोटॉन भी बढ़ रहे हैं, उसके अंदर इक्वल दोनों भी बढ़ते हैं। लेकिन नंबर ऑफ शेल बहुत ज़्यादा बढ़ने के कारण वैलेंस इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में इतना अट्रैक्शन नहीं रहता है। बात समझ में आ रही है सबके। सो ज़्यादा चेंज देखने को नहीं मिलता है एज वी प्रोसीड फ्रॉम टॉप टू बॉटम। एक और डेफिनेशन है डेट इज कॉल्ड एज शील्डिंग इफेक्ट और स्क्रीनिंग इफेक्ट। देखते हैं किसको कहते हैं। तो शील्ड करना सबको समझ में आता है। शील्ड करना तुमने बहुत सारी मूवीज़ देखी होंगे या पुराने कुछ सीरियल है जिसके अंदर लड़ाई बताते होंगे मैदान में, बराबर है कि नहीं। पुराने समय में मुग़ल एम्परर में, शिवाजी महाराज के उस समय में, बराबर है, जब बहुत सारी वार्स होती थी तो कैसा रहता था, उनके सामने कुछ शील्ड लगा लेते थे अगर कोई तलवार से वार कर रहा है तो, बराबर है कि नहीं। तो उससे ही रिलेटेड इफेक्ट है दैट इज कॉल्ड एज शील्डिंग इफेक्ट और स्क्रीनिंग इफेक्ट। क्या मतलब होता है इसका, द रिपल्शन एक्सपीरियंस बाय वैलेंस इलेक्ट्रॉन ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ इनर शेल इलेक्ट्रॉन, बराबर। सबसे पहले तो ये डेफिनेशन नोट करना तुम शील्डिंग इफेक्ट की। फिर से डेफिनेशन सुनो, द रिपल्शन एक्सपीरियंसेस बाय वैलेंस इलेक्ट्रॉन। देखो सबको एक बात पता है, फिजिक्स का एक जनरल कंसेप्ट सबने पता है कि सेम टाइप के चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करते। अब देखो ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन रहते हैं वैलेंस शेल के अंदर, रहते हैं कि नहीं रहते। अब सीधी सी बात है कि जो इलेक्ट्रॉन रहते हैं वो ऑलरेडी एग्जिस्ट इलेक्ट्रॉन के बीच में थोड़ा थोड़ा रिपल्शन तो नेचुरली आता है ना, बराबर है कि नहीं। नो डाउट अब वो सब अपनी जगह पर स्टेबल रहते हैं, बराबर है, थोड़ा थोड़ा रिपल्शन करके फाइनली द एटम इज सपोज टू बी स्टेबल, रहता है स्टेबल, लेकिन फिर भी हल्का फुल्का रिपल्शन तो शुरू रहेंगे ही ना, कारण दे हैविंग द सेम चार्जेस। इलेक्ट्रॉन के कैसे रहते हैं, सेम चार्जेस रहते हैं। सो एक शेल के अंदर के इलेक्ट्रॉन के बीच में भी थोड़ा थोड़ा रिपल्शन रहता है और एक शेल और दूसरे शेल के इलेक्ट्रॉन के बीच में भी थोड़ा थोड़ा रिपल्शन रहता है, नेचुरल बात है। सेम टाइप के चार्जेस एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन इनर शेल के जो इलेक्ट्रॉन है यानी आत्मदले जो इलेक्ट्रॉन है उससे कितना रिपल्शन फील करते हैं, उसके कारण जो कंसेप्ट आता है डेट इज कॉल्ड एज शील्डिंग इफेक्ट, बराबर है। सपोज लास्ट के अंदर कुछ इलेक्ट्रॉन है तो उसके पहले जो इलेक्ट्रॉन आएंगे उसके पहले के शेल में, तो क्या करेंगे वो इलेक्ट्रॉन, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन, वो जो एडजेसेंट इलेक्ट्रॉन है उनसे थोड़ा रिपल्शन एक्सपीरियंस करेंगे, ठीक है। मोर द नंबर ऑफ शेल स्ट्रॉन्गर इज द शील्डिंग इफेक्ट। जितना ज़्यादा शेल रहेंगे डेफिनेटली नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे तो रिपल्शन उतना ही ज़्यादा बढ़ेगा, बराबर। इसके लिए एक फार्मूला है अपने पास में डेट इज कॉल्ड एज जेड इफेक्टिव, मीन्स इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज विल बी इक्वल्स टू जेड माइनस सिग्मा। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज मतलब जेड इफेक्टिव, जेड क्या रहता है, एटॉमिक नंबर रहता है, और सिग्मा, डेट सिग्मा इज कॉल्ड एज शील्डिंग कांस्टेंट। क्या कहते हैं, सिग्मा को शील्डिंग कांस्टेंट रहते हैं। ये जो शील्डिंग कांस्टेंट है ये जीरो के कंपेयर में ज़्यादा रहता है लेकिन जेड से छोटा रहता। अब सीधी सी बात है, अगर सिग्मा जेड के बराबर आ जाए तो ये कितना हो जाएगा, क्वांटिटी जेड इफेक्टिव विल बी इक्वल्स टू जेड माइनस जेड हो जाएगा ये, तो दैट इज जीरो। मतलब कोई इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज खत्म ही हो जा रहा ना, जीरो हो जाता ना, ऐसा तो होता नहीं, कहीं ना कहीं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज असते। मीन्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस को कुछ ना कुछ तो एक्सपीरियंस करेंगे। ऐसा तो नहीं होगा कि कितना भी बड़ा एटम रहे तो उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना ना कितना तो क्या करेंगे, न्यूक्लियस के चार्ज को एक्सपीरियंस करेंगे। सो
हे काही ना काही एक्झिस्ट असते. म्हणजे सिग्मा की जो वैल्यू है तो वो ज़ीरो के कंपेयर में कैसी रहती है, बड़ी रहती है, लेकिन z के कंपेयर में छोटी रहती है. ज़ीरो भी नहीं रहती और z भी नहीं रहती. लक्षात ठेवा. सिग्मा रिप्रेजेंट द शिल्डिंग कॉन्स्टंट विच इज ग्रेटर देन झिरो बट लेस देन z. मीन्स ॲटॉमिक नंबरपेक्षा कमी असते. ओके, ये कुछ एग्जांपल्स है. जैसा एक एग्जांपल बता देता हूँ मैं तुमको लिथियम का. लिथियम का एटॉमिक नंबर कितना है, 3 है. इसका z इफेक्टिव कितना आता है, 1.28. कितना आता है इसका z इफेक्टिव. तुम बोलेंगे सर वैल्यूज़ कैसी है, दीज वैल्यूज़ आर एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज़. ये वैल्यू एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है जो तुमको बस जस्ट ऑब्जर्व करना है, जस्ट ऑब्जर्व करना है. इतनी वैल्यू को याद नहीं करना है अपने को. यू नो द एटॉमिक नंबर ऑफ लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, सबको एटॉमिक नंबर तो सबके पता ही है लगभग. इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज देखो, और ये देखो ये लेफ्ट टू राइट का ट्रेंड आई. यहाँ पर अपने को एक बात समझ में आती है कि लिथियम ये सेकंड रो के एलिमेंट आई. लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, दीज आर द एलिमेंट ऑफ सेकंड रो. मतलब एज वी प्रोसीड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट तुम ऑब्जर्व कर रहे हैं यहाँ पर कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होते जा रहा है, बढ़ रहा है. 1.28, 1.91 अप टू नाइट्रोजन का कितना गया, 3.83 तक गया. बराबर. ये सब क्यों हो रहा, बिकॉज द एटॉमिक साइज डिक्रीजेस. एज एटॉमिक साइज डिक्रीजेस डेफिनेटली वैलेंस इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस को ज़्यादा एक्सपीरियंस करेंगे. नेक्स्ट, राइट डाउन सम definition, give the heading in your notebook, that is called as covalent radius. One of the important property of an atom that is called as covalent radius, जो एग्जाम में frequently आते रहता. covalent radius किसको कहते हैं? It is half of internuclear distance between two identical atoms which are linked by covalent bond. सबसे पहले बात तो मैं बता दूं तुमको, मैं जो भी बात करूंगा covalent bond की बात करूंगा. फिलहाल आयनिक के बारे में no discussion at all. ठीक है, तो कोई covalent bond है. सपोज आई कंसिडर द एग्जाम्पल ऑफ H2 मॉलिक्यूल. कौन सी एग्जाम्पल कंसिडर करता मैं, H2. एक हाइड्रोजन का एटम दूसरे हाइड्रोजन का एटम, एक एटम दूसरे एटम से कंप्लीटली कैसे लिंक्ड है. तो एक न्यूक्लियस से दूसरे न्यूक्लियस तक तुम चलेंगे और चलने के बाद उसका क्या करेंगे, एडिशन करेंगे. देन दैट इज डिवाइडेड बाय 2. मतलब हाफ ऑफ इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन टू आइडेंटिकल एटम. एक न्यूक्लियस से दूसरे न्यूक्लियस तक जाने का, उसके बाद में टोटल जितनी तुमने लेंथ ऑब्जर्व किया उसका क्या करने का, हाफ लेने का. 2 सर्कल बनाओ, इमेजिनेशन में बना दिए सर्कल. वो जो उसका सेंटर पॉइंट है दोनों सर्कल के उसको कनेक्ट करो, कर दिए. कनेक्ट करने के बाद वो जितना डिस्टेंस आ रहा है डेट इज डिवाइडेड बाय 2. इट इज कॉल्ड एज कोवेलेंट रेडियस. ओके, नेक्स्ट डेफिनेशन, एटॉमिक रेडियस. एटॉमिक रेडियस मीन्स व्हाट, डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस ऑफ एन एटम एंड इट्स वैलेंस शेल. सिंपल डेफिनेशन है. कोई एटम कंसिडर करो, सपोज आई कंसिडर द एटम ऑफ हाइड्रोजन. तो उसका न्यूक्लियस और उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस एंड वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन, न्यूक्लियस और वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन के बीच में का जो डिस्टेंस आता है डेट इज कॉल्ड एज एटॉमिक रेडियस. ओके, वन मोर डेफिनेशन डेट इज कॉल्ड एज मेटेलिक रेडियस. उसके नाम से पता चलता मेटेलिक रेडियस किसको कहते हैं, हाफ द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस ऑफ टू एडजेसेंट आइडेंटिकल मेटल एटम. ये मैंने डेफिनेशन पर्टिकुलरली यहाँ पर इसके कारण लिखा कि ये जो डेफिनेशन है मैं तुमको हिंदी मराठी में तो समझा के दे रहा हूँ, पर तुम लोग क्या करो, नोटबुक में एग्जाम में लिखने के हिसाब से डेफिनेशन नोट करो. बराबर है कि नहीं. मैं जानता हूँ तुम लोगों को कैसा करना है प्रिपेयर, इसके लिए तुमको एक एक स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ. देखो, अंडरस्टैंडिंग पर्पस के हिसाब से मैं तुमको लैंग्वेज में समझा कर दे रहा हूँ. बराबर है कि नहीं. अब एग्जाम में लिखने के पर्पस से तुमको कुछ पर्टिकुलर मैटर चाहिए, तो यहाँ पर ये तुमको मेन डेफिनेशन दिखाई दे रही है, और मैं बहुत सारे की पॉइंट भी डालूंगा जो तुमको एग्जाम में लिखना है. प्लस तुम्हारे पास में जो बुक होंगी तुम वो बुक को पढ़ेंगे याद से. बराबर. कौन सी बुक है, तो फर्स्ट लेक्चर देखो तुम, उसके अंदर मैंने बताया कौन सी बुक पढ़ना है तुमको. सो दो एडजेसेंट मेटल एटम है, आइडेंटिकल वो भी, म्हणजे सोडियम है या और कोई मैग्नीशियम है, तो एक न्यूक्लियस से दूसरे न्यूक्लियस तक का डिस्टेंस और उसका कितना लेना है तुमको, हर बार हाफ लेना है. डेट इज कॉल्ड एज मेटेलिक रेडियस. नेक्स्ट डेफिनेशन देखने से पहले देखो कुछ ट्रेंड दिखाई दे रहा है यहाँ पर. मेटेलिक रेडियस, आयनिक रेडियस, या जनरल बात करते हैं अपन एटॉमिक रेडियस की. तो लेफ्ट टू राइट में देखो यहाँ पर साइज थोड़ी कम दिखाई दे रही है. दिख रही है सबको. सिर्फ लास्ट में थोड़ी सी गड़बड़ होती है. कहाँ पर, लास्ट में थोड़ी सी गड़बड़ होती है. जितनी साइज़ उसकी कम होना चाहिए था उतनी साइज़ कम नहीं होती, उल्टा कभी कभी बढ़ जाती. मतलब मैं बात कर रहा हूँ इनर्ट गैसेस की. हीलियम, नियॉन, एर्गॉन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन, इनके जो रेडियस है वो थोड़े से मोर देन एक्सपेक्टेड है. और एज आई होप यू आर गेटिंग द रीज़न वाई देयर एटॉमिक रेडियस विल बी मोर देन एक्सपेक्टेड. द रीज़न इज, पता क्या रीज़न है, बिकॉज दे आर इनर्ट गैसेस, दे आर सैचुरेटेड.
उनको ज़रूरत नहीं है, बराबर है कि नहीं, उनके पास काफ़ी इलेक्ट्रॉन है, सफिशिएंट इलेक्ट्रॉन है। अगर हीलियम को मैंने छोड़ दिया तो बाकी नियॉन से लेकर तो रेडॉन तक सफिशिएंट, सबका ऑक्टेट कंप्लीट है, सबके पास में फुल इलेक्ट्रॉन है। हल्का फुल्का इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्शन शुरू रहता है हमेशा, एंड ऑल द ऑक्टेट आर कंप्लीट, दैट्स वाई दे हैविंग मोर रेडियस और कोवेलेंट रेडियस एज कंपेयर टू अदर, क्योंकि लेफ्ट टू राइट में थोड़ा एटॉमिक साइज कम अपने को एक्सपेक्टेड थी, बट इनर्ट गैसेस का जो रहता है थोड़ा सा मोर देन एक्सपेक्टेड आता है। ये बात तुम नोट कर लेना, ठीक है ना। इन जनरल ट्रेंड क्या लिखना है तुमको, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट एटॉमिक साइज डिक्रीजेस, फ्रॉम टॉप टू बॉटम एटॉमिक साइज इंक्रीजेस, ठीक है ना। अभी एक क्वेश्चन बनाकर लिखा मैंने, व्हाट डू यू नोटिस अबाउट द एटॉमिक रेडियस अक्रॉस ए पीरियड, व्हाई, तो तुम बोलेंगे इसका रीजन, पहले क्वेश्चन का, एटॉमिक रेडियस डिक्रीजेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, क्यों, बिकॉज इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस, एंड वाइस वर्सा। तुम ऐसे बोल सकते हैं बिकॉज इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस सो एटॉमिक रेडियस डिक्रीजेस, वन एंड द सेम थिंग, दे आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। जैसा जैसा न्यूक्लियस और वैलेंस इलेक्ट्रॉन ये नज़दीक आते जाएंगे, डेफिनेटली इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा रहेंगे और एटम की साइज कैसी रहेंगी, छोटी रहेंगी। दूसरा है, व्हाट डू यू नोटिस अबाउट द एटॉमिक रेडियस डाउन द ग्रुप, एटॉमिक रेडियस डेफिनेटली इंक्रीजेस, क्यों बढ़ता है, बिकॉज नंबर ऑफ शेल बढ़ते हैं। इसका रीजन क्या लिखना है तुमको, एटॉमिक रेडियस इंक्रीजेस डाउन अ कॉलम of the periodic table because the distance of electron from the nucleus increases as small n increases, small n means number of shell, simple language में जिसको चाहिए वो सुन लो, as number of shell increases so atomic radius increases, ठीक है। कुछ एक्सेप्शन भी है, जस्ट लाइक बेरिलियम, नाइट्रोजन, नियॉन, सेकंड पीरियड के अंदर इनके एटॉमिक रेडियस थोड़े मोर देन एक्सपेक्टेड आते। और भी एक्सेप्शन है, जैसा मैग्नीशियम है, फास्फोरस है, एरोगन है, ठीक है ना। अब इनका रीजन क्या है, वाई दे शो एक्सेप्शन, वाई दे हैविंग इरेगुलर रेडियस, तो तीन बातें तुमको याद रखना है। कितनी बातें याद रखना है, तीन। पहली बात, इनके पास कंप्लीटली फील्ड ऑर्बिटल हो सकते हैं, इनके पास हाफ फील्ड ऑर्बिटल हो सकते हैं, ये कारण है कि इनके अंदर एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी पाई जाती है। आई रिपीट, हाफ फील्ड ऑर्बिटल, कंप्लीटली फील्ड ऑर्बिटल, जिसके कारण कंप्लीटली फील्ड के कारण कभी कभी एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी आती है। सो इरेगुलर इनके एटॉमिक रेडियस थोड़े से तुमको ज़्यादा देखने को मिलेंगे, ठीक है ना। तो बाकी का जो पोर्शन है नेक्स्ट वीक के अंदर अपन कंटिन्यू करते हैं। आज का लेक्चर मैं यहीं पर समाप्त कर रहा हूँ। आप लोगों से मैं एक छोटी सी बात करना चाहता हूँ और एक थोड़ा सा होमवर्क दे रहा हूँ कि आप लोग बेरिलियम, नाइट्रोजन, नियॉन और मैग्नीशियम, फास्फोरस, एरोगन इनके एसपीडीएफ वाले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नोट करके रखो। नेक्स्ट लेक्चर मैं यहाँ से शुरू करूँगा, व्हाई दे आर कंप्लीटली फील्ड ऑर्बिटल, हाफ फील्ड ऑर्बिटल एंड एक्स्ट्रा स्टेबल। ये जो रीज़न है इसके कारण एटॉमिक रेडियस में कैसा इरेगुलरिटी आती है और वो बढ़कर क्यों आता है, वो अपन यहाँ से शुरू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर। सो प्लीज़ आप लोग क्या करो, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इनके नोट करके रखो, सो डैट यू गॉट द रीज़न व्हाई दे शो इरेगुलर एटॉमिक रेडियस और एक्सपेक्टेड से ज़्यादा एटॉमिक रेडियस क्यों आता है इनका। सो होप आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा। कुछ नहीं समझा तो आप मुझे कॉल या व्हाट्सअप कर सकते हैं, ठीक है ना, मेरा नंबर है ग्रुप में। एंड टुडे we close our lecture. Thank you very much.